नमस्कार मित्रों, एमबीएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में। हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम तक हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम को अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ये महत्वपूर्ण नोट्स है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये हमें देखने को मिलता है। इन नोट्सों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ फाइल डालूँगा और आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, संविधान का एक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रहने दूंगा जो कि इन पीडीएफों में शामिल ना हो। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ की फाइलें डाल दूँगा। तो चलिए बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम का नाम बताओ। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़ होता है। ये भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से कई अधिनियम हैं। तो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909। तो चलिए इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ये तो प्रश्न अगर आपने पहले कभी कंपटीशन एग्ज़ाम दिया हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वायसराय की कार्यकारिणी में सबसे पहले किस भारतीय को शामिल किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार देखने को मिला। तो हमारे देश के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। अंडरलाइन करना इस बात को। फिर हमारे सामने बात आती है विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। इस बात को भी ध्यान रखें आप। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम ने फूट डालो राज करो की नीति पर कार्य किया था, क्योंकि यहाँ पर भारत देश में जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई थी। ये बात कई बार हमें देखने को मिली है, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। ये प्रश्न आया है कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिम वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ये बात पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 में कही गई थी। इस बात को जरूर गौर करें। नोट, महत्वपूर्ण बात है इसकी, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय, तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक जनक यानी मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म के अलग निर्वाचन प्रथा जो है यहाँ देश में लागू की थी, वो कौन थे? मार्ले मिंटो। तो इन्हें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालने का कार्य किया था। इसीलिए पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम जो है वो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें दो बातें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम नियुक्त होने वाले सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में ये प्रावधान किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम और हिंदू धर्म के बीच में पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना भी इसमें की गई थी। और
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो अब चलिए नेक्स्ट हमारा अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी आया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से किसे जाना जाता है? 1909, 1919, 1909 या 1913, 1958, 1933, इस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। तो 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। उस समय जो है मॉन्टेग्यू क्या थे? मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन दोनों की योजना थी, ये अधिनियम लेकर आए थे। इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में, याद रखना, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, यानी द्वैत शासन प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई थी। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की प्रारंभ की गई थी। ये बात प्रत्येक बार देखने को मिलती है और इस बार भी जरूर देखने को मिलेगी कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है ना, इस बात को जरूर आज ही नोट कर लेना। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक तो हस्तांतरित विषय और तथा आरक्षित विषय। विषयों का जो बंटवारा है वो किस अधिनियम में हुआ? आज भी हमारे संविधान में इसकी झलक दिखाई देती है। जो बातें हम पढ़ते आ रहे हैं वो बातें आज भी हमारे संविधान में क्या दिख रही है? लिखे हुए ये नियम में मिल रहे हैं। इसीलिए संवैधानिक विकास के चरण इनको कहा जाता है। हमारा संविधान कोई यकायक नहीं बना है, हमारे विद्वानों ने इनका भी सहारा लिया है। इन अंग्रेजी अधिनियमों को भी की बातें भी हमारे संविधान में शामिल की गई है। इसीलिए प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में कौन कौन से थे? शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। ये विषय थे हस्तांतरित। ठीक है ना। इन विषयों को संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। फिर दूसरा आरक्षित विषय, इसमें कौन कौन से आएंगे? रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली, श्रमिक कल्याण, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, ये विषय जो है आरक्षित विषयों के अंतर्गत आते थे। तो ऐसी झलक आज भी हमें संविधान में दिखाई देती है। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई: निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य विधान परिषद में। ठीक है ना। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71% हुआ करती थी। मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या 18% थी और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई थी। तो 1919 का अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी महत्वपूर्ण बात है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी और ये प्रश्न बहुत बार आया है। और 1919 भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये इतनी बातें जरूर याद रखना, बाकी चाहे मत रखना। सीमित अधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की गई थी। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये भी महत्वपूर्ण बात है। आज भी हमारे लोक सेवा आयोग है ना, राज्य लोक सेवा आयोग है या फिर हमारे जो यूपीएससी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से लोक सेवा आयोग का सर्वप्रथम देश में गठन है इसी अधिनियम के तहत हुआ था। निर्वाचन क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में कौन थे? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अंगल भारतीय। जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। ठीक है ना। आगे देखिए,
इसे में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्र और राज्य का बजट का प्रावधान जो है वो अलग अलग किया गया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसमें 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषय के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। नोट, इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो है 1919 अधिनियम के तहत ही दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनेल्स कार्टिस को माना जाता है। अंडरलाइन कर लेना, भविष्य में देखने को मिल सकती है ये बात। ये दोनों बातें जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा था। ये अधिनियम यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था मार्ले और मिंटो के द्वारा। तो उनकी तो नीति यही थी, फूट डालो और राज करो। तो इसी प्रकार से भारतीयों को ये अधिनियम संतुष्ट नहीं कर पाया था। तो मित्रों, 1919 का जो अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम है, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आज हमारी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसकी महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया और इसमें जो महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया और इसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। इस बात को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। और द्वैत शासन के जनक लियोनेल कार्टिस को माना जाता है और वास्तव में यह है जो अधिनियम है वो भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाने के लिए लाया गया था। इसी बीच देखिए, इस अधिनियम का बहुत विरोध होता है और इस अधिनियम की जांच करने हेतु इंग्लैंड से एक साइमन आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया जाता है। साइमन आयोग हमारे भारत में आता है और बहुत सारे साइमन आयोग का विरोध किया जाता है भारत की जनता के द्वारा। और आपको याद होगा कि लाला लाजपत राय पुलिस की लाठीचार्ज के दौरान उनकी हत्या हो गई थी और इसी के कारण सरदार भगत सिंह ने बदला लेने की ठानी थी और वो आज धरती माता के सपूत हमारे बीच नहीं है। तो चलिए साइमन आयोग के बारे में जानते हैं। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य आयोग का गठन 1919 एक्ट के सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया था। मित्रों, आपको पता है इस 1919 अधिनियम के तहत बहुत सारा बवाल हुआ था। इसके लिए साइमन आयोग आया। वहीं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये कई जो आंदोलन है वो इस अधिनियम के कारण हुए थे। इस आयोग के सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। इसी संदर्भ में साइमन गो बैक का नारा प्रचलित हुआ था। साइमन आयोग जब दिल्ली पहुंचा तो यहाँ पर साइमन आयोग गो बैक के नारे लगाए गए थे और इसका विरोध किया गया था। इसे 1927 में गठित किया गया था और 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्टें सौंपी थी। कुछ प्रांतों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि सुधार की लगातार मांग और असहयोग आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के कारण हमारा असहयोग आंदोलन भी इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के इसी समय घटित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में एक कानूनी आयोग नियुक्त किया गया जिसने 1930 में अपनी रिपोर्टें सौंपी थी। तो हमें पता है कि 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। इसका गठन 1927 में हुआ था और 1928 में आकर इन्होंने 1930 में अपनी रिपोर्टें अंग्रेज सरकार को सौंपी थी। तो इस साइमन आयोग को आप जरूर याद रखें। इसके भी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, एक 1919 अधिनियम, 1909 अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935, इन 3 अधिनियमों को आप जरूर अपने अंगुलियों पर रट लें। इनमें से भविष्य में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे।
और चलिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 जिसे कहते हैं। और इस 1935 के अधिनियम से आज भी हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, इसीलिए इसके बारे में हम बातें करते हैं। 1930 और 32 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों के संवैधानिक सुधारों से संबंधित स्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। देखिए 1930 में ये रिपोर्ट वहाँ जाती है, जो क्या अभी हमने जो भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ा है, और फिर जो गोलमेज सम्मेलन है अंग्रेज सरकार के द्वारा बुलाए जाते हैं 30 से 32 तक ये चलते हैं। कहा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन ये निष्फल रहे, यहाँ से हमें कुछ हाथ नहीं लगा। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से लाया गया था। इसके प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। संघ की 2 इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देसी रियासतें। संघ बना दिए गए थे भारत में, ब्रिटिश भारतीय प्रांत जिसमें जो अंग्रेजों के अधीन थे, और देसी रियासतें 93 देसी रियासतें हमारे देश में उस समय थी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। अब आप याद कीजिए 1919 अधिनियम में द्वैत शासन की व्यवस्था कहाँ पर की गई थी? प्रांतों में की गई थी। लेकिन 1919-35 अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। ये प्रश्न बहुत बार देखने को मिला है, मैं एग्जाम बहुत सारे दे चुका हूँ और अभी कामयाबी मिलने वाली है। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड यानी चित्रकला व्याख्याता के तौर पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, और आप सबकी दुआओं की वजह से जल्दी मुझे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आशा करिएगा कि मुझे बहुत जल्द नौकरी मिले, और आप लोगों के लिए मैं प्रयास निरंतर करता रहूँगा। तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत की गई थी, अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य, ठीक है ना। इसमें 3 सूचियों के अंतर्गत जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल की गई थी, और आज भी हमारे संविधान में ये 3 अनुसूचियाँ देखी जाती है। कई बार प्रश्न बनता है कि महत्वपूर्ण सूचियों का प्रावधान है जो वो कहाँ से या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है ना। उस समय उन लोगों ने ये सूचियाँ बना दी थी। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे कि भाई संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, प्रांतीय सूची पर कानून कौन बनाएगा, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा। आज की स्थिति अगर हम देखें तो संघ सूची के 59 विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, प्रांतीय सूची में 54 विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है, लेकिन किसी विरोध की परिस्थिति में केंद्र सरकार के नियम जो है वही लागू होते हैं, और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो मित्रों उस समय ये तीनों सूचियों का प्रावधान जो है 1919-35 अधिनियम में सर्वप्रथम में आया था, तथा अविशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थी, और कुछ और विषय जो बच गए थे उसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब देखिए संघ सूची में वहाँ उस समय कौन कौन से विषय थे। संघ सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय शामिल थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा थी। समवर्ती सूची में दंड विधि, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि शामिल थे, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ये प्रश्न कई बार आया है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। 1935 के अधिनियम में, बल्कि लागू कहाँ किया गया? केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? 1919 अधिनियम के तहत लागू हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत लागू हुआ था, ठीक है ना। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। ये लाइन भी कई बार देखने को मिली है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान यानी प्रांतों को स्वायत्तता यानी आज़ादी दी गई थी, ठीक है ना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन बातों को आप याद रखें, अंडरलाइन कर लें। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघ में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया।
एवं विवादों के निपटने के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रोविंशियल काउंसिल था। प्रोविंशियल काउंसिल को अंतिम न्यायालय माना गया था, ठीक है ना, जो कि इंग्लैंड में था। बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। ये प्रावधान 1935 के अधिनियम में था और 1937 में बर्मा को म्यांमार से अलग कर दिया गया था। ये भी बात महत्वपूर्ण है। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई और 6 प्रांतीय असम, बंगाल, बिहार, मुंबई, मद्रास संयुक्त प्रांत। ये कोई अच्छी बात है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण बात है। इससे दलित जातियों, महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक पंचायत यानी सबसे, अब आप ध्यान दीजिए, 1909 के अधिनियम में हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर दलित जातियों तथा महिला मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। बांटो और राज करो की नीति पर अंग्रेजे चल रहे थे। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या मत देने का अधिकार प्राप्त किया गया। आज 100% या फिर 18 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं और वो उसका नाम निर्वाचन नियमावली में शामिल है तो वो वोट कर सकता है, लेकिन उसमें 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार था। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि भारतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इस अधिनियम के तहत की गई थी। इसीलिए 1935 का अधिनियम जो है बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसकी महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकती है। 1935 के अधिनियम के बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन यानी अंग्रेज सरकार, भारत में लगातार आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल गई थी। इसीलिए अंत में परेशान होकर भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, भारत की सत्ता कैसे सौंपी जाए, इसीलिए कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सांसद के द्वारा भारत भेजा गया था निरीक्षण करने हेतु, और 1935 के बाद ये आया था। तो चलिए कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। भारत में राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टॉफ क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों बंदों को याद रखना, पूछा जा सकता है। इस मिशन की मुख्य बातें क्या थी? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलकर एक संघ का गठन किया जाए। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ को उनके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुछ प्रांत मिलकर अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं तथा प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया गया। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर हमें आज़ादी देने की बात कही गई थी। भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। एक अंतिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाए, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। ऐसी सरकार बनाई जाए और फिर संविधान का निर्माण किया जाए, ऐसा प्रावधान था। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। ये सारे काम किससे योजना के तहत हो रहे हैं? कैबिनेट मिशन के तहत हो रहे हैं। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया था, स्वागत किया था कि भैया हमें आज़ादी देने की बात कही जा रही है, इसमें सभी बातें थी वो अच्छी थी। किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन आरंभ कर दी थी, क्योंकि कैबिनेट प्लान में अलग पाकिस्तान की कोई बात नहीं कही गई थी और जिन्ना चाहते थे कि हमारा अलग पाकिस्तान हो। गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत के 2 टुकड़े हो। पहले तो ये बात इन लोगों को मालूम नहीं चली, इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया
लेकिन जब ये बात सामने नहीं आई तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का बहिष्कार कर दिया और 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, उस दिन बहुत सारे दंगे हुए थे भारत देश में, यानी जिसे डायरेक्टर एक्शन भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये प्रश्न एक दो बार देखने को मिला है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन को अपनाया था। 16 अगस्त 1946 को। ये बात इस कैबिनेट मिशन की बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिए, अंतिम सरकार का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। देश को आज़ादी देने की बात इसमें कही गई थी, संविधान निर्माण की बातें इसमें हुई थी। सीधी की सीधी लाइनें ये परीक्षाओं में आती है कि निम्न में से कैबिनेट मिशन में कौन सी बात शामिल नहीं थी। इस कैबिनेट मिशन के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 से आया। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। फिर एक योजना बनाई गई, माउंटबेटन योजना। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए और ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्य की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। ठीक है ना। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का अंत कर दिया गया। इनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की क्षमता प्रदान की गई थी। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। ये संविधान के महत्वपूर्ण विकास के महत्वपूर्ण चरण थे। इन्हीं चरणों से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। तो अब देखिए, 1947 अधिनियम के तहत भारत को आज़ादी दे दी गई और अब कल से हमारे संविधान का निर्माण होगा। तो इन महत्वपूर्ण अधिनियमों से अब आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। ये सारी बातें हम बड़ी बारीकी से करेंगे। तब तक आप इन अधिनियमों का अध्ययन करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। भगवान माँ सरस्वती आपको बहुत सारी विद्या प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।